नहीं देखोगे जी? चलो देखो, इससे पहले हम सब क्या पढ़ रहे थे? ये सभी हमारे क्या हैं? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के पार्ट्स हैं, है ना? इसमें मैंने आपको रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड बता दिए। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया? नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड इंटू 100। और इस शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिटियस एसेट। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल पढ़ा दिया। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, ये एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयड का मतलब होता है लगाना। क्या लगाना? कैपिटल लगाना। कैपिटल का मतलब पैसा, पूंजी। ठीक है। हमें रिटर्न चाहिए, मतलब वापस चाहिए, हमें उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। अगर यह कैपिटल या पूंजी अगर हम बैंक में जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, तो हमें क्या देता? ब्याज देता, इंटरेस्ट देता। तो यही पैसा अगर हम किसी बिजनेस में लगाएं तो हम देखेंगे बिजनेस हमें क्या दे रहा है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला बताइए क्या है? देखो, इसे भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है। एक है हमारा ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। और तीसरा जो हमारा है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड। तीन प्रकार होते हैं जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। पहला ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। जो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट इंटू 100। ठीक है। एसेट क्या होता है? संपत्ति होता है कि बिजनेस को शुरू करने में जो संपत्ति, जो जैसे घर हो गया, ज़मीन हो गया, कैश हो गया, हाँ, जो हम बिजनेस शुरू करने में लगा तो हमारी क्या संपत्ति है? प्रॉपर्टी है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इंटू 100। तो जो हम संपत्ति लगाए हैं उसके ऊपर नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, फ़ायदा कितना हो रहा है। ठीक है। और ये जो हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा वो क्या रहेगा? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहुंच पाएंगे जी? इसके बाद जो हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला है, लिखिए, कॉपी में लिख लीजिए। नेट प्रॉफिट, वही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, इंटू 100, इंटू 100। अब देखो,
यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था, टोटल एसेट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट में और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या अंतर है, जब टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज हम माइनस कर देते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिलेगा। ठीक है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, या तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। बाकी जो ऊपर रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया फॉर्मूला। और तीसरा प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब मालिक, स्वामी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, कहाँ गया, अच्छा ये बताइए, ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे इसके 3 कैटेगरी हैं, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला क्या है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, वही नेट प्रॉफिट बटा टोटल एसेट इनटू 100, बिल्कुल रहेगा। हाँ, नेट प्रॉफिट बटा टोटल एसेट इनटू 100। देखो यहाँ पे ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने लिखा है ना, इसका मतलब टोटल एसेट ही होता है। अगर कोई पूछेगा नेट एसेट क्या होगा, तो टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज, नॉट फिक्स्ड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमें नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने 3 बता दिया, चौथा लिखिएगा। इसका अभी छोड़ दीजिए, इसका पहले मैंने बता दिया है, अब देखना पड़ेगा एक्चुअल में है क्या। और नेक्स्ट लिखिएगा अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ईपीएस ई, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर शेयर, शेयर क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ शेयर क्या होता है? मैंने शेयर खरीदा था, ठीक है, तो है क्या वो? कंपनी में उतने रुपए का मालिकाना हक मैंने खरीदा। कितना अंश लगाए? अंश है, अंश मतलब क्या, हिस्सा, टुकड़ा। किस चीज़ का हिस्सा है वह? कैपिटल का है। कैपिटल क्या है? पूंजी है, पैसा है, कंपनी का सारा एसेट है। तो उसका हिस्सा मैंने खरीदा। कितना रुपया देकर? जो शेयर का दाम रहेगा उतना दे के हम खरीद लेते हैं। तो हम देखेंगे जो कंपनी का शेयर मैं खरीद रहा हूँ उसके ऊपर अर्निंग क्या मिल रहा है। अर्निंग का मतलब कमाना, क्या मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर। देखिए यहाँ पे लिखा है समता अंशधारियों की दृष्टि से अर्निंग पर शेयर लाभदायकता का एक अच्छा मापदंड है। लाभदायकता मतलब लाभ कितना मिल रहा है। हम कंपनी का शेयर क्यों खरीदेंगे? क्योंकि मुझे लाभ मिले। कंपनी को जब लाभ होगा तो मेरे शेयर प्राइस का दाम बढ़ेगा और मुझे डिविडेंड भी मिलेगा। अभी कल ही मेरे अकाउंट में 5 रुपया और डिविडेंड आया है। इससे पहले आया था 3.5 रुपया ना, 5 रुपया और आया है। ये है नवीन फ्लोरिन कंपनी का, अभी क्या है, डिविडेंड है। तो इसी के लिए हम कमाते हैं। कल आया 5 रुपया। इसके आधार पर समान कार्य करने वाली कंपनियों की कार्य कुशलता एवं लाभदायकता की तुलना सरलता से हो सकती है। समान कार्य जैसे एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, दोनों का काम क्या है, पेंट बनाना ही है। तो अर्निंग पर शेयर से हम यह तुलना या अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कैसे हो रहा है, कंपनी का विकास कैसे हो रहा है, किसकी सहायता से, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। देखेंगे एक शेयर के ऊपर अर्निंग कितना मिल रहा है, इसके आधार पर हम देखेंगे। और इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड
प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हो गया। तो नंबर होना ज़रूरी है कि कितना नंबर मार्केट में उस कंपनी का शेयर रन कर रहा है। जब तक यह नंबर नहीं रहेगा तब तक वो बेकार ही है। ठीक है। इसके बाद है पांचवा डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर, मैंने आपको बताया ना कल डिविडेंड मिला 5 रुपये का, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जो डिविडेंड हमें मिल रहा है वो किस रेट से मिला, कितना परसेंटेज से मिल रहा है। डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के ऊपर आपको कितना लाभांश मिल रहा है, इसके माध्यम से हम यह निकालेंगे। ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस मैंने बता दिया, डिविडेंड पर शेयर ये भी मैंने आपको बताया। इससे पहले और भी कई सारे प्रोप्राइटर फंड था, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड था, इस तरीके से बहुत सारे लगभग 5 मैंने आपको बताया। ये मेरे क्या है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब देखो यहाँ पर जो हमारा है टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। जो कॉपी मैंने डायग्राम लिखाया था वो कहाँ है, लाओ दिखाओ। यही था ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मैंने जनरल प्रॉफिटेबिलिटी में चारों बता दिया, ओवरऑल में लगभग 5 था वो बता दिया। अब हम टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है। टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर मतलब क्रियाशीलता का अनुपात। अच्छा, क्रियाशीलता क्या होता है बताओ। एक्टिव हम कितना काम कर रहे हैं, टर्नओवर आवर चलता रहता। हाँ, ये क्रियाशीलता का अनुपात, ये अनुपात हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो का कितना फॉर्म होता है, 3। कौन कौन? एक परसेंटेज में था, एक गुणांक में था और एक परसेंटेज में और मल्टीपल गुणांक करके था, और एक वो जो तुलना वाला था 3:2, 5:2। ये 3 फॉर्म आपको याद होने चाहिए रेशियो के। क्रियाशीलता काम मतलब हम इस रेशियो के हिसाब से हम देखेंगे कि मेरे कंपनी में जो काम हो रहा है वो कितने अच्छे ढंग से हो रहा है, उसका हम क्वालिटी मापेंगे इस रेशियो से। मैनेजर अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं, इन सभी को मापने के लिए क्रियाशीलता का अनुपात निकाला जाता है। इसके अंदर भी कई सारे अनुपात हैं जो हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें हमारा पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक।
हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इसके बारे में कुछ बताइए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसके बारे में कुछ बताइए, ये है क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो? स्टॉक होता क्या है? स्टॉक का मतलब गुड्स, माल, कंपनी जिस वस्तु का प्रोडक्शन कर रही है तो उसको प्रोडक्शन करने में उसके पास स्टॉक होना ज़रूरी है, रॉ मटेरियल होना ज़रूरी है। ठीक है, ये मतलब जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं वो वस्तु मेरे लिए क्या है? स्टॉक है, गुड्स है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यह अनुपात एक निश्चित अवधि में निश्चित समय में बेचे गए माल की लागत, मतलब जो माल हम बेचे हैं उसका लागत, पेज नंबर 107, आगे पीछे हो सकता है। एवरेज नहीं और इधर होगा, और पलटो, और टर्नओवर सभी और क्या लिखा है? एक निश्चित अवधि में बेचे गए माल की लागत का उस अवधि के स्कंध के औसत मूल्य से संबंध स्थापित करता है। मतलब जो वस्तु हम बेचे हैं, तो जो वस्तु बनाकर हम बेचे उसको बनाने में मेरा कितना लागत है और जो स्टॉक मेरे पास है इसका अगर हमें संबंध जानना है तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हम अध्ययन करेंगे। सिंपल लिखा हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हम सोल्ड कर दिए हैं उसका कॉस्ट और जो हमारे पास स्टॉक है एवरेज स्टॉक, इन दोनों का संबंध हम पता करेंगे किसके माध्यम से? स्टॉक टर्नओवर रेशियो के माध्यम से। ठीक है, इससे हमें भी पता चलेगा कि जो स्टॉक हमारे कंपनी में हमारे बिजनेस में है उसका इस्तेमाल सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे हम? सीजीएस कैसे निकालेंगे? सीजीएस का फॉर्मूला क्या है? सिंपल देखो ना, जैसे जो सामान हम बना के तैयार कर दिए इसमें मेरा कुछ रुपया लगा है, तो जितने में हम सामान बना के तैयार करते हैं उतने तो बेचेंगे नहीं, उसमें क्या जोड़ेंगे? प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा, आएगा ना। तो अगर हमें यह निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सपोज मान लो मेरा लागत है 10 रुपया, प्रॉफिट हम 2 रुपये रख रहे हैं और सेलिंग प्राइस रख रहे हैं 12 रुपया, तो हमें यह पता करना है, मतलब सीजीएस पता करना है। तो कैसे पता चलेगा? सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, 12 में से 2 घटाएंगे तो हमें 10 आएगा कि नहीं आएगा? तो सेम यहाँ पर सेल्स माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तब हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। और एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा? एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज स्टॉक। ठीक है, अच्छा मान लो सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ना तो हम कैसे पता लगाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा क्या है? जैसे अगर सवाल में बोलेगा कि आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है,
तो उस सवाल के डेटा में अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया रहेगा तब वहाँ पर हम ये जो सेल्स का डेटा रहेगा उसे ही मान लेंगे, उसी को मान लेंगे। जब नहीं दिया रहेगा तब, जब दिया रहेगा तब नहीं मानेंगे। ठीक है। एक सवाल लिखिए, 2018 लिखिए, 2019 लिखिए। एक तरफ लिखिए 2018 और 2019। क्या हुआ? 2018 2019 हो गया ना। अब यहाँ पे लिखोगे, देखो इधर, यहाँ लिखो ओपनिंग स्टॉक। हाँ, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लिखो 20,000 लिखो, और 2019 में लिखो 32,500। 500 परचेज लिखो, परचेज उसी के नीचे परचेज 18 में लिखो 1,27,500। 1,27,500 और इसमें लिखो 1,70,000। 70,000 हो गया। सेल्स लिखो 1,50,000 18 में, और 19 में लिखो 2 लाख 50,000 और 19 में लिखो 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 18 में लिखो 32,500 और 19 में लिखो 25,000। 19 में लिखो 25,000 हो गया। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने हैं क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अभी मैंने आपको बताया इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कह रहा है तो हमें क्या निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर का रेशियो फॉर्मूला क्या है, सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, है ना। तो 2018 का पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 2018 का निकालेंगे। सीजीएस का दिया है कुछ डेटा, क्या दिया हुआ सीजीएस का डेटा ज़रा बताओ। 32,500 ना 18 का, 18 का बताइए। नहीं मिल रहा है ना। इधर देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, जब आप सब फर्स्ट ईयर में थे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया था। पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, फिर परचेज लिखा जाता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पर सेल्स लिखा जाता है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें सीजीएस पता करना है। तो सीजीएस पता करना है तो सेल्स में से हम क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट दिया है सवाल में, कुछ भी नहीं दिया है सवाल में। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000। परचेज कितना है, 1,27,500 और डायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ है ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 32,500। अब क्या करोगे, 20,000 को 1,27,500 में जोड़ोगे, जो आएगा उसमें से 32,500 माइनस कर देना है। उसके बाद जो डेटा मिलेगा यही मेरा सीजीएस होगा। क्या होगा, सीजीएस होगा। तो ऐसे करने पे 1,15,000 आ रहा है। करो मोबाइल में देखो।
नहीं मिटाएंगे। सर उन दोनों को प्लस करना है ना। हाँ कितना आया? सर उन दोनों को जोड़े हैं तो आया है 1,47,500। उसमें से 32 से 500 माइनस कर दो। कितना आया? 1,15,000 ना, बस ठीक तो है। 1,15,000। तो CGS का प्राइस कितना है? 1,15,000। गिरेगा नहीं ना। यहाँ पे लिख दो 1,15,000। एवरेज स्टॉक निकालना है तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो नहीं, ओपनिंग स्टॉक है 20,000, क्लोजिंग है 32,500, दोनों को जोड़ोगे तो 52,500 आएगा। 52,500 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 26,250। यहाँ पे लिख दो 26,250। 26,250 आया। उतना ही आएगा। बस हो गया। इसमें तो इंटू 100 मैंने किया नहीं है तो परसेंटेज में आएगा नहीं। जब परसेंटेज में नहीं आएगा तो टाइम्स में कैलकुलेट होगा, गुणा कितना रिपीट हुआ है। इसे काटो तो 0 0 कट गया। अब 5 से काट दो, फिर 5 से काटो, फिर 5 से काटो, अब किसी से कटेगा? अब 92 में 21 से डिवाइड दो। 92 में 21 से डिवाइड दो। कितना आया? कितना आ रहा? 4.38। बस 4.38। यहाँ पे लिख देंगे 4.38 टाइम्स। ये मेरा हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं। बाकी जो है वो हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे।